अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद आपसे मुखातिब है और हमारा डिस्कशन हो रहा है कि हाउ टू फाइंड अ वाइफ। और ये काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो, तो उसके बेसिस पे हो रहा है डिस्कशन। और माशाल्लाह से कल पहला सेशन था और आज दूसरा सेशन है। होपफुली आज या अल्लाह करे कल तक हम इसको पूरा कर लेंगे। तो बात ये हो रही थी कि अगर हमें अपनी बेगम साहबा ढूंढना है या अपने बेटे के लिए ढूंढना है, तो सबसे पहले हमने बात की थी वी नीड टू डिटरमिन आवर कोर, कि हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारी अपनी आइडियोलॉजी क्या है, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, हमारा अल्टीमेट विजन क्या है और हमारा पर्पस ऑफ द विजन क्या है। ठीक है ना। ये डिस्कशन कल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर मेरा विजन ये है कि मैं जो अमेरिकन इंडियंस हैं उन्हें लेके आना चाहता हूँ इस्लाम में, ठीक है। और पर्पस ऑफ द विजन ये है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं और अगर ये इस्लाम में आ जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो अब किस तरह की खातून जो हैं वो मुनासिब होंगी जो कि हमें हेल्प करें इस विजन के लिए। तो मैंने एग्जांपल दी थी कि जी एक लम्स की ग्रेजुएट खातून है, समझे ना, तो शायद वो मुनासिब ना हो इतना। एक मीरपुर ख़ास की खातून शायद मुनासिब ना हो। लेकिन मैंने कहा कि मोहम्मद आदिल अख्तर साहब कि शायद somebody like कमिला would be suitable। तो कमिला के बारे में, इस खातून के बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है या ऐसे लिखा है जो कि मेरी किताब का हिस्सा है। और किताब का नाम है द एम्बैटल्ड इनोसेंस, ठीक है। और ये अवेलेबल है हमारे वेबसाइट से जो कि timelenders.com पे अगर आप जाएं तो एम्बैटल्ड इनोसेंस जो है वो वहाँ अवेलेबल है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन चंद लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको समराइज़ करता हूँ कि जब मैं बॉस्निया में काम कर रहा था तो वहाँ एक रिमोट आइलैंड था। आई शुडंट से एन आइलैंड बट एक रिमोट जगह थी, उसका नाम था ओरेबिच। तो जिस जगह हम रहते थे क्रोएशिया में, स्प्लिट क्रोएशिया, तो वहाँ से तकरीबन कोई 5-6 घंटे की ड्राइव पे वो जगह थी। और चूँकि वो रिमोट था तो वहाँ
सप्लाइज जाना मुश्किल था, और तो हमें जब ये ख़बर मिली तो हमने डिसीजन लिया। वहाँ से कुछ रेफ्यूजीज़ आए, एक दो लोग, उन्होंने आके हमें बताया कि हालात अच्छे नहीं हैं, हम रिमोट हैं जगह पे, हम लोग रेफ्यूजीज़ हैं उस टाउन में, और प्लीज़ हेल्प करें। तो मैं था, मेरे साथ अब्बास अली थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है। तो हमने ट्रक लिया, ट्रक के अंदर सप्लाइज डाली, आटा और ये वो सब कुछ, एंड वी ड्रोव टू दैट प्लेस। तो वो इस तरह से था कि यू हैव टू ड्राइव साउथ फ्रॉम स्प्लिट ऑन द कोस्ट ऑफ क्रोएशिया, और एक पॉइंट था जहाँ बेसिकली पेनिनसुला, ठीक है, इस तरह से यू शेप था। तो ये जो टाउन था वो उसके एंड पे था, उस पेनिनसुला के। तो दो तरीके थे, या तो न्यू जाएं साउथ और फिर नॉर्थ जाएं, या देयर वाज अ फेरी, वहाँ से एक फेरी थी जो आप लेते थे। इसका मतलब है कि पहले ड्राइव करें, फिर फेरी लें अक्रॉस लिटिल बिट ऑफ ओशन, और फिर ड्राइव करें, और पहाड़ी रास्ता था। खैर, हम जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमसे कहा, जिसने कहा कि आपको पता है कि हमारे पास एक इंग्लैंड से सिस्टर आई हुई हैं, और वो जो है हमें हेल्प करती हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि इंग्लैंड से सिस्टर आई हुई हैं। पहले तो मैं सोचने लगा कि यार पता नहीं कोई कोई नन आई हुई हैं, कोई ब्रिटिश कोई चैरिटी की या कोई एनजीओ की खातून आई हुई हैं, कौन आया हुआ है। तो वो जो बच्चे थे ना, वो कहने लगे कि हम आपको मिलाएंगे और फलाना। तो मैं कहा ठीक है, मिलाइएगा। अच्छा, ये जो, सॉरी मैं गलती खा रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से हुआ था, हाँ, हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमने सप्लाइज दिए थे। उसके बाद जब सेकंड टाइम मैं गया था सप्लाइज देकर, आफ्टर फ्यू वीक्स, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि इस तरह से कोई खातून आएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं जाके मिला, जब गया तो पता चला कि ये तो एक मुसलमान लड़की आई भी है। तो खैर मेरी मुलाकात हुई, सलाम अलैक हुई। तो मैंने पूछा कि आप कौन हैं, कैसे आपका आना हुआ। तो हिजाब में थी, और वेरी स्लाइटली बिल्ट, वेरी स्मॉल लेडी। एज होगी 20 होगी, 21 होगी, समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस तरह से थी। तो मैं तो बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने कहा ये आप कैसे यहाँ आई हैं। तो कहने लगी कि मैं ब्रिटेन में रहती हूँ, थी, और तो मैंने कहा आप क्या बैकग्राउंड है। तो कहने लगी मेरे पेरेंट्स जो हैं इंडिया से हैं, बॉम्बे से शायद, या कहीं से, और जब मैं बहुत छोटी सी थी तो वो दे इमिग्रेटेड टू इंग्लैंड। और मैं यूनिवर्सिटी के बाद मैंने कोई जॉब में करती हूँ,
अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि भाई इतनी जल्दी कैसे यूनिवर्सिटी थी, क्या था, हो सकता है 2 ईयर कॉलेज होगा। आई वॉज वर्किंग इन लंदन, और जो है मुझे पता चला बोस्नियन क्राइसिस के बारे में, तो मैंने आई कुड नॉट कंटेन माई सेल्फ, तो मैंने क्या किया कि मैंने रिज़ाइन किया और एक ब्रिटिश चैरिटी थी, उसका नाम था कॉन्वॉय ऑफ मर्सी। तो एक यंग पाकिस्तानी ब्रिटिश लड़का था, उसका नाम भी मैं भूल रहा हूँ, असद था शायद। तो वो क्या करता था कि वो लंदन से जो है वो चैरिटेबल गुड्स लेता था और 3 4 5 वैन्स का कॉन्वॉय बनाकर ही वुड ड्राइव दिस कॉन्वॉय फ्रॉम लंदन ऑल द वे टू बोस्निया। समझे ना, ये करता था ये लड़का असद। और असद जो था, आई होप दिस इज़ द राइट नेम, भूल ना जाऊँ, भाई कोई जानता हो तो बता दें इसका नाम। खैर, अब असद साहब जो थे वो, अच्छा करते ये लोग ये थे कि जितने ड्राइवर्स होते थे वैन्स के, वो सारे ब्रिटिश नेशनल्स होते थे। तो ब्रिटिश पासपोर्ट वालों के लिए थोड़ा आसानी होती थी क्रॉसिंग बॉर्डर्स। तो ये लोग जनाब ये करते थे काम। एवरी फ्यू वीक्स आता था, सप्लाईज डिलीवर करता था, देन ही वुड ड्राइव बैक टू लंदन, फिर वहाँ रेस करता था फंड्स एंड सप्लाईज, फिर आता था। और माशाल्लाह से इतना वो बहादुर लड़का था कि वो काफ़ी डेंजरस एरियाज़ में ले जाता था सप्लाईज, मोस्टार बियॉन्ड टू सेंट्रल बोस्निया, और जो है एक बड़ी डेंजरस जगह थी किस्लियाक तक ले जाता था। तो इसके आने जाने में ना कभी हमारी मुलाकात ऐसे होती थी, व्हेन ही वाज जाने आने में ना असद से। इसने कहा मुझे, ये हाँ, इस लड़की का नाम था कमिला। कमिला ने कहा कि तो मुझे असद के बारे में पता चला, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे जाना है बोस्निया टू हेल्प। उसने कहा ओके, मोर देन वेलकम, चलो। सुभान अल्लाह। मैं तो मतलब हैरत की बात ये थी कि एक तो यंग लड़की तैयार होगी जाने के लिए, दूसरा वो शेर का बच्चा, उसे बिठा भी लिया, चलो। यानी हम होते तो हम 10 दफ़ा सोचते यार यंग लड़की है, लेके जाएं नहीं लेके जाएं, क्या करें, क्या होगा, और जो है वो शरीयत क्या कहती है, महरम है नहीं है, हम तो इस तरह से सोचते ना। वो भी माशाल्लाह से मिट्ठू थे, उन्होंने कहा चलो। अच्छा, अब वो चलते हुए आए ये लोग, तो ये जो पॉइंट था ना जहाँ से ऑरेबिज का डाइवर्जन था, यहीं से अगर आप जाएं लेफ्ट, लाइक ईस्ट, देन यू गो टुवर्ड्स बोस्निया। समझे ना। उस टाउन का नाम था, जहन से निकल रहा टाउन। तो इसने क्या किया कि इसने वो आया और उसको पता चला कि जी ऑरेबिच में भी रेफ्यूजीज़ हैं, तो ही वेंट टू ऑरेबिच। वहाँ उसने सप्लाईज दिए और उसने इससे कहा, कमिला से, कि देखो बोस्निया तो बहुत डेंजरस है ना, और तुम हेल्प करने आई हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम जो है ना यहीं रुक जाओ, ये जो जगह है रिलेटिवली सेफर, दिस ऑरेबिच। तो उसने उसको ऑरेबिच में उतारा और वो हजरत चले गए बोस्निया। उसके बाद वहाँ से करके देन ही वेंट बैक टू इंग्लैंड। अच्छा, उसने वो भी बंदे ने ये नहीं सोचा कि यार इसको मैंने छोड़ा है लड़की को, तो यार इसको जाना होगा नहीं जाना होगा पूछना। वो मस्त था बिल्कुल, ठीक है।
ये हुआ था, दिस हाउ दिस गर्ल केम टू ऑरेबिच। मैं ठीक है चलो भाई। तो मैं तो सोचा था, जब मैंने कहा यार ये तो बहुत ही कोई बहादुर सी लड़की है, ये तो मर्दों की जान निकलती है वॉर जोन में जाने के लिए, हैं इमरान कुरैशी साहब। ये लड़की जो है अमेजिंग कि शी केम ऑल दिस वे। फिर मैंने उनसे पूछा आप क्या करती हैं यहाँ, क्या करें? कहने लगी मैं रेफ्यूजीज के साथ रहती हूँ, मैं उनके साथ टाइम गुजारती हूँ, मैं उनको हेल्प करती हूँ। ठीक है, तो ओके। तो खैर फिर हम रेफ्यूजीज़ में गए, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि अभी आप ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या कहते हैं सप्लाईज, तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मैंने कहा हाँ ठीक है। अच्छा, रेफ्यूजीज जो थे उस ऑरेबिच जो टाउन था उसमें एक पॉइंट पे नहीं थे, तो दे वर स्कैटर्ड अराउंड दैट टाउन एट डिफरेंट पॉइंट्स, लाइक 3-4 जगह पे थे वो लोग। तो ज़ाहिर बात है वो यू हैड टू गो इन अ कार टू डिफरेंट पॉइंट्स। मैं कहा ठीक है चलें। तो बैठ गए हमारे जो वो थी वैन में। तो हम ये मैं लिखा भी है कि मैं सोच रहा था कि ये क्या फंक्शन है ना इस खातून का। तो हम गए, हमने डिस्ट्रीब्यूशंस की, सब किया। तो उसने मुझे कहा कि ब्रदर यूसुफ कहते थे मुझे बॉस्निया में, कि यहाँ जो कैंप है ना वहाँ एक लड़की है जो कि एपिलेप्टिक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप चलें उनसे, उस फैमिली से मिलें, बिकॉज दे नीड हेल्प। या मैं कहा ठीक है। मैं गया उनके साथ। तो ज़ाहिर बात है वो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स थे जिनको कन्वर्ट किया था क्रोएशियन गवर्नमेंट ने इनटू रेफ्यूजी कैंप्स, और यूनाइटेड नेशंस जो है वो पे करती थी इनको ना, गवर्नमेंट ऑफ क्रोएशिया को पेमेंट्स आती थी फॉर होस्टिंग दिस रेफ्यूजीज। तो तो उसमें एक कमरा होता था, तो एक फैमिली को एक कमरा मिलता था। तो खैर हम उस कमरे में गए, तो उसे पता चला कि जी वो ज़ईफ़ माँ बाप हैं और उनकी एक ही बेटी है। अच्छा, हो सकता है कोई बेटा हो वो वॉर में हो या यूरोप में हो, आई डोंट नो अबाउट, मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि उस जगह पे वो 3 लोग रहते थे, ज़ईफ़ बाप, ज़ईफ़ माँ और ये लड़की। ये जो लड़की थी वो एपिलेप्टिक थी बेचारी, और ज़ाहिर बात है ये सारी क्राइसिस की वजह से और रेफ्यूजी होना फलाना होना, तो उसकी हेल्थ भी काफ़ी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी लड़की, और वो मल्टीपल टाइम्स गिरी भी थी, उसके पेशानी पे चोटें भी थीं, यानी बहुत ही उसकी हालत बुरी थी उस लड़की की। और मेडिसिन का भी इशू था, मेडिकल केयर का भी इशू था। अब वो ज़ईफ़ वालिदैन बेचारे वो कैसे उसको संभाल रहे थे। अब उसकी क्या एज थी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, शायद मैंने लिखा है अपने ऐसे में, वैसे लिख कर भी जो है ना माशाल्लाह से 25 साल हो गए। तो एनीवे, तो जब जाके मैं बैठा उस कमरे में, तो मैंने देखा कि पहला काम कमीला ने क्या किया, वो गई, उसने जाके उसको गले लगाया, उसको प्यार किया, उसको बिठाया, वो मुस्काने लगी, वो खुश हो गई, ये लोग भी खुश हो गए। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ
कि कितना बड़ा काम ये कमिला कर रही थी उस रेफ्यूजी कैंप में। वो चंद 100 लोग थे, चंद 100 भी नहीं थे, लेकिन 2000 थे, हाँ 2000 लोग थे। उनमें रहना, उनको मोटिवेट करना, उनको इनकरेज करना, उनको पूछना। तो मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत बड़ा काम ये कमिला कर रही है। और मुझे फिर ख्याल आया कि जब हम जाते थे मोस्टार, जो कि वॉर जोन में था शहर, तो और इस बात का अंदेशा था कि भाई इस पर हमला होने वाला है, तो बहुत परेशान थे वहाँ के लोग। तो हम हर हफ्ते जाते थे सप्लाईज लेकर, कभी ट्रक, कभी वैन, कभी कुछ। तो एक दफ़ा वो सप्लाईज ही नहीं आई पोर्ट पे, सामान ही नहीं था, तो हम गए नहीं। जब एक हफ्ता छोड़ के गए, मैं गया, तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं आए आप लोग। यानी एक दफ़ा मैं जाता था, एक दफ़ा अब्बास अली जाता था। तो वी यूज़ टू गो 1 by 1, और हमने ये सोचा था कि साथ मत जाओ भाई, कोई मुश्किल आई ना तो ऐसा ना साथ ही फंसें। तो एक फंसा तो कम से कम दूसरा तो कुछ हेल्प कर सके। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आप सप्लाईज की बात करते हैं, तो अगर आपके पास सप्लाईज नहीं है ना अहमद फराज, तो उन्होंने कहा अगर आपके पास सप्लाईज नहीं है तो आप मत लेके आए सप्लाईज। वी डोंट नीड योर सप्लाईज, बट वी नीड यू टू कम। इसलिए कि जब आप आते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा कोई है, और हमें ऐसा महसूस होता है कि देयर इज़ होप। हमें होप मिलती है कि यार लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई होप है, कोई फ्यूचर है शायद हमारा। इससे हमारे लोगों में, हमारे ट्रूप्स में, हमारे सिविलियंस में एक एनर्जी आती है कि यार लोग आ रहे हैं हमारे पास, इसका मतलब कुछ होप है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई सप्लाईज भी ना हो ना, तो आप आए ज़रूर, जस्ट कम एंड सी अस। वो बात मुझे याद आई। फिर क्या हुआ, फिर मुझे ख्याल आया कि वो कर ये रहे थे, ये क्रोएशियंस भी जो है ना, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, सारे उल्टे काम तो सभी करते हैं। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया क्रोएशियंस ने, कि जो इन क्रोएशिया की वॉर हुई थी सर्बिया के साथ, उनकी भी वॉर हुई थी और चली थी। तो सर्ब्स ने क्रोएशियन सोल्जर्स और सिविलियंस प्रिजनर्स रखे हुए थे। इन्होंने क्या किया कि इनसे बात की और कहा कि हमारे लोग छोड़ो। तो सर्ब्स ने कहा कि देखो एक काम करो कि आपके पास रेफ्यूजीज आए हुए हैं बॉस्नियंस, तो आप क्या करें कि आप बॉस्नियन रेफ्यूजीज़ को हमें दे दें, तो हम आपके प्रिजनर्स छोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमारे पास 100 क्रोएशियन सोल्जर्स हमने पकड़े हुए, ठीक है, तो आप क्या करें कि 1000 बॉस्नियन रेफ्यूजीज़ हमें दे दें, तो हम 100 क्रोएशियन सोल्जर्स छोड़ देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये काम शुरू कर दिया क्रोएशियन ने। थोड़ा स्टार्ट हुआ, फिर एक हंगामा हुआ, फिर इंटरनेशनल शोर मचा, इन सब के अंदर ना ये हो गया थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से जो बॉस्नियन रेफ्यूजीज थे वो और परेशान हो गए कि यार बॉस्निया से तो पहले ही हम निकाले गए हैं, फिर क्रोएशिया में आए, क्रोएशिया में ये काम शुरू हो गया। अब उसके अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है, सपोज वहाँ से अगर सोल्जर्स आ रहे हैं या वहाँ से सिविलियन भी आ रहे हैं, तो यहाँ से सिविलियन जा रहे हैं, अब उसमें औरतें, बच्चे, लड़कियाँ,
अब जाहिर बात है हम चूँकि वहाँ काम कर रहे थे तो हमारी भी जान निकली हुई थी कि यार ये क्या होगा। और इसी तरह से कुछ रेफ्यूजीज़ ख़तरे में थे, तो फिर हमने बॉस्नियन गवर्नमेंट से बात की थी उस ज़माने में, और अल्लाह के फजल से एक जहाज़ चार्टर करके चंद सौ बॉस्नियन रेफ्यूजीज़ को वी ब्रॉट दोज रेफ्यूजीज़ टू पाकिस्तान। अब वो एक लंबी कहानी, फिर क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन आपको बता रहा हूँ। बल्कि वो उस जहाज़ में ना वी सेंड वन ऑफ आवर फ्रेंड्स ऑल्सो, वो बेचारा लड़का भी आया था उनके साथ। अब मैंने सोचना शुरू किया कि यार ये लड़की यहाँ है इतनी रिमोट जगह पे, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, चलो बॉस्नियन रेफ्यूजीज़ तो हैं ही हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता ये लड़की कहीं इस तरह के चक्कर में फंस गई तो वो तो सर्ब्स तो बख्शेंगे नहीं। वो तो बहुत खुश हो जाएंगे इस बात से कि हमें एक मुसलमान लड़की मिल गई ब्रिटिश, और तो बहुत ही ख़तरनाक बात हो जाएगी। वो तो जो फॉरेनर्स थे ना, जैसे हम पाकिस्तान से थे, लोग आए हुए थे फ्रॉम सूडान एंड यमन एंड सऊदी अरेबिया और यूरोप, और टर्क्स आए हुए थे, जर्मन मुसलमान थे, ये सब आए हुए थे हेल्प करने को, रिलीफ का काम कर रहे थे, कोई लड़ रहे थे, कोई मुजाहिदीन थे, कोई कुछ थे, कोई कुछ थे। तो ये लोग जो थे सर्ब्स एंड क्रोएशियंस, ये लोग बहुत ज़्यादा अपसेट थे फॉरेनर्स के साथ। वो कहते थे कि यार आप क्यों आते हैं। तो ये लड़की फॉरेनर थी, और ब्रिटिश, वाइट ब्रिटिश तो थी नहीं, ओरिजिनली थी इंडिया से, तो वो तो बहुत ही डेंजरस था। तो जो अगला दफ़ा जब मैं गया और ये हालात ऐसे होने शुरू हो गए, तो मैंने सोचा कि इसको समझाऊंगा कमीला को कि भाई तुम जो है ना ये जगह छोड़ो, तुम स्प्लिट आ जाओ, बड़ा शहर है, मल्टीपल एजेंसीज हैं वहाँ, इट्स मच सेफर, और स्प्लिट में रहकर आप हेल्प करें, आप जाएं, ट्रैवल करें, जाके आ जाएं जैसे हम जाते आते थे। ये मैंने सोचा ये करना है, इस कन्विंस कर लूँगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, हमें तो अल्लाह माफ़ करे था ना कि हम तो कन्विंस कर सकते हैं किसी को भी, ये है वो, ये जो हमारा पोनी था। तो खैर वो अगले ट्रिप पे जब मैं गया तो फिर वो मिली, तो फिर मैंने समझाया, मैं कहा कमीला सिस्टर कमीला, देखें ऐसा के हालात हैं, सही नहीं है, आप हमारे साथ चलें, मेरे साथ चलें, और स्प्लिट के अंदर हम आपका अरेंजमेंट कर देते हैं, आप वहाँ रहें। तो जो मज़े की बात है कि ये सब हालात का उसको पता भी था, उसके बावजूद शी रिफ्यूज़ टू कम। कहते नहीं, ब्रदर माई लाइफ एंड डेथ इज़ विद दीज रेफ्यूजीज़। अब मैं समझा रहा हूँ कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन नहीं, मैंने कमिट किया इन रेफ्यूजीज़ के साथ, मैं इनको नहीं छोड़ के जा सकती। आई विल स्टे विद देम, और जो भी होगा, अगर खुदा न खास्ता कुछ भी होगा तो आई विल शेयर देयर फेट। अब एग्जैक्टली ये वर्ड्स तो उसने नहीं याद कहा, लेकिन बात उसने ये कहा कि मैं इनके साथ रहूँगी, मैं इनके साथ, मेरा वो होगा, एंड होगा। और यकीन करें, मैं सोच रहा था कि या अल्लाह इतनी करेज, हमारी जान निकलती है भाई। मैंने इतना समझाया, मैंने कहा देखें सिस्टर, आप मेरी बात मान लें, आप सोच लें। और शाम हो रही, अच्छा शाम भी हो रही थी, हमें निकलना भी था। अब मैं देख रहा हूँ शाम हो रही है, ये लड़की मान नहीं रही बात, निकलना भी है, फिर लेट हो जाएगा, रात को ड्राइव नहीं कर सकते, हालात वैसे ख़राब हैं, ये मान नहीं रही, क्या करूँ। दिल तो चाह रहा था कि पकड़ के गाड़ी में बिठा लूँ, वो भी नहीं कर सकते। मैं कहा ठीक है, फाइन, एंड आई लेफ्ट। तो कहने का मतलब ये था कि ये भी तो कोई इंसान है ना, ये लड़की। तो अगर मुझे अमेरिकन रेड इंडियंस में काम करना है
तो मैं वो लम्स की ग्रेजुएट को सिलेक्ट करूं, वो मीरपुर ख़ास की लड़की को सिलेक्ट करूं, या मैं कमिला जैसी कोई लड़की को सिलेक्ट करूं जिसने पहले ही प्रूव कर दिया है? देखे ना, शी हैज़ प्रूवन हर सेल्फ। उसने तो मतलब सुभान अल्लाह। तो अगर इस तरह के 3 ख़वातीन होंगी तो बेहतर ये है कि उस पर बेट करेंगे आप, उस खातून को सोचेंगे जो ऑलरेडी उस तरह का एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखा चुकी है। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा था बताने के लिए कि जब मुझे क्लियर होगा कि मेरा विज़न क्या है तो मैं समझ सकूंगा कि किस तरह की खातून उसके लिए सूटेबल है। अब अगर मेरा विज़न ये है कि जी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ और जो है पढ़ाने के ज़रिए कोई बड़ा काम करूँ, तो शायद उस सिचुएशन में वो लम्स की ग्रेजुएट खातून जो है वो शायद ज़्यादा सूटेबल होगी, क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअली इन अ सेंस एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड होगी। वो शायद PhD भी कर लें, मुझे भी हेल्प कर लें। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि लम्स की ग्रेजुएट खातून जो है वो कोई कम है या कमिला ज़्यादा हैं या मीरपुर ख़ास की लड़की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ डू नॉट टेक मी रॉन्ग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कौन सी लड़की किस सिचुएशन में सूटेबल है। अगर मुझे सिंध में काम करना है तो वो सिंध वाली लड़की ज़्यादा सूटेबल होगी। अब हमारे एक साहब है, हमारे पास कोचिंग में आते हैं। अब वो माशाल्लाह गद्दी नशीन है, वो सिंध में बहुत बड़ी यानी फैमिली में से हैं और 12,000 मुरीद हैं। और अच्छा हुआ ये कि वालिद साहब की डेथ जल्दी हो गई, तो वो सबसे बड़े बेटे थे तो उनको मिल गई वो पोजीशन। अब शादी की बात, और शादी करना चाहते हैं, तो मैंने उनको यही समझा। मैं गया भी उनके इलाके में, सब एसेस किया मैंने, तो मैंने उनको समझाया कि भाई देखो, तुम ना इधर उधर शादी नहीं करना। तुम ये जो तुम्हारा वो है खानकाह है और पूरा एक सिस्टम है, यहीं से कोई लड़की ढूंढो, क्योंकि बाहर की लड़की तो मैनेज नहीं कर सकती ना। इट्स अ रूरल एरिया, इट्स अ इंटीरियर सिंध। मैं कहा बाहर की खातून तो बहुत परेशान हो जाएगी। वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि कोई बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की हो। मैं कहा नहीं नहीं, इतनी पढ़ी लिखी लड़की को ज़रूरत नहीं है। शहर क्या था तुम सोचो ही नहीं। तुम अपने रिलेटिव्स में देखो भाई, यहाँ कोई लड़की हो जो इस पूरे सिस्टम को समझती हो, इस लैंग्वेज को समझती हो, वो लड़की बेहतर होगी। हाँ, थोड़ी एजुकेटेड हो, उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्ट करके उसको और डेवलप कर सकते हैं, है ना। अब कमेला को लेके चले जाएं सिंध तो वो भी नहीं चलेगी बात। तो ये आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर एट दिस टाइम कि हमें इसलिए विजन होना ज़रूरी है, ठीक है। नथिंग अगेंस्ट एनी लेडी, इट्स ऑल अबाउट दस कि उस सिचुएशन में कौन सी लेडी सूटेबल होगी। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा विजन क्या है तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा खातून को। अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे जाना है कराची से लाहौर, ओके, तो कौन सी गाड़ी सूटेबल होगी? तो लोग कहेंगे भी करोला सूटेबल होगी, ऑडी सूटेबल होगी, सिविक सूटेबल होगी। मैं कहता नहीं, मुझे जाना है कराची से कंदहार, या कराची से अफगानिस्तान में जगह कलात, कराची से कलात जाना है। तो आप लोग खुद कहेंगे मुझसे कि अच्छा कराची से कलात जाना है, जी जी ठीक है। फिर तो लैंड क्रूज़र सूटेबल होगी, फिर जो हाईलैक्स सूटेबल होगी, वीगो सूटेबल होगी, ये व्हीकल सूटेबल होंगी। और मैं कहता नहीं जी, मुझे जाना है कराची से ना, मुझको सुलेमान अहमद, मुझे जाना है कराची से काबुल। तो आप कहेंगे फिर तो टैंक सूटेबल होगा। काबुल तो नहीं जा सकते आप इस तरह से यार, फिर तो टैंक में जाओ।
तो कहने का मतलब ये था कि अब नथिंग अगेंस्ट अ टैंक और अ हाइलक्स और ए करोला, ये सब अच्छी गाड़ियाँ हैं, लेकिन जो जर्नी पे जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे ना। आप सिविक को तो नहीं सिलेक्ट करेंगे कलाश जाने के लिए, भाई वहाँ तो सड़कें टूटी हुई हैं, बड़े हालात सही नहीं है यार, अब वो गाड़ी तो ख़त्म हो जाएगी। मैंने बहुत ड्राइव किया है विद इन अफगानिस्तान, भाई सड़कें सही नहीं है ना, और बहुत सी जगह हैं अफगानिस्तान के अंदर रोड है ही नहीं, देयर इज नो मेटल रोड, तो यू हैव टू ड्राइव एक्चुअली ऑन द डेजर्ट और ऑन द माउंटेन, कच्ची सड़कें हैं उसके ऊपर आप ड्राइव करते हैं। तो आम गाड़ी तो कर नहीं सकती मैनेज, उसके लिए तो आपको 4 व्हील ड्राइव चाहिए होती है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हैविंग सेड दिस, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें एक बनाना पड़ेगा प्रोफाइल। किसका? आपका तो है ही प्रोफाइल, वो कोई मसला थोड़ी है हमीदुल्लाह खटक साहब। आपको प्रोफाइल बनाना होगा किसका? उस खातून का जिनसे आपको शादी करनी है। जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो उस प्रोफाइल को सामने रखकर आप ढूंढेंगे ना लड़की। जैसे बच्चा गुम जाता है ना कोई, तो फिर सारी डिटेल होती है, उसकी तस्वीर होती है, उसका एज होती है, उसका मियाँ मियाँ होता है, तो आप उस प्रोफाइल से बच्चा ढूंढते हैं। इसी तरह से जब आप प्रोफाइल बनाएंगे अपनी बेगम साहिबा का, जिस खातून से आपको शादी करनी है, उस प्रोफाइल को सामने रखकर देन यू विल स्टार्ट टू लुक फॉर अ लेडी। तो प्रोफाइल कैसे बनाना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था प्लीज़ कि देखें, एक तो मैं आलिम हूँ नहीं, तो अगर कोई फतवा चाहिए है, कोई शरीयत की बात है तो उलमा से पूछना चाहिए। दूसरा ये कि मेरे पास ना कोई पीएचडी वगैरह भी नहीं है, ये जो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहा हूँ। अगर आप फील करते हैं कि इसमें कोई चीज़ वैल्यूबल है तो ले लें, अगर आप फील करते हैं वैल्यूबल नहीं है तो ना लें, नो इशू। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस दैट आई एम शेयरिंग विद यू। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ से इख्तलाफ करें तो आप ज़रूर करें, यू हैव अ राइट टू डिसएग्री, और आप करें ये कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमीदुल्लाह खटक साहब लिख दीजिए, वो है 033322933100। ठीक है ना? ठीक है, तो वो आप लिख दीजिएगा, उस पर मुझे व्हाट्सएप कर दें, और अगर मेरी खामी होगी तो मैं अपनी इस्लाह करने की कोशिश करूँगा, और मैं मुस्तकबिल में अपने आप को बेहतर कर लूँगा। और माशाल्लाह से मेरे 7 बेटे हैं, तो इंशाल्लाह 3, एक का निकाह हो चुका है, एक का निकाह होने वाला है 27 को। जो 3rd बेटा है उसने भी सिलेक्ट कर लिए खातून, तो 3 तो गए, अब वो 4 नीचे वाले जो है ना उनके लिए फिर मैं इस तरह से ढूंढूंगा लड़कियां जिस तरह से आप मुझे समझाएंगे। ठीक है, हैविंग सेड दिस, अब मैं क्या रेकमेंड करता हूँ? मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप क्या करें कि एक कागज़ लें, उसमें 2 वो करें कॉलम्स बनाएं। एक में लिखें नॉन निगोशिएबल्स और एक में लिखें निगोशिएबल्स। नॉन निगोशिएबल का मतलब ये है कि वो चीज़ें हैं जिसको आप निगोशिएट कर नहीं सकते, उसको लिस्ट डाउन करें। फॉर एग्जांपल, आपकी हो सकता है कि पर्सनल प्रेफरेंसेस हो, सही ना? एक बड़ा अच्छा सवाल आया कि सर हाउ कैन वी कन्विंस आवर पेरेंट्स फॉर मैरिज। अच्छा, एक काम करें प्लीज़, इस तरह के जो सवालात हैं ना, वैल्यूबल क्वेश्चंस हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। कल का जो सेशन होगा ना उसमें मैं कोशिश करके उनको एड्रेस कर लूँगा। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा जनाब, मेरा नंबर है 033322933100। तो जो लोग टाइप कर सकते हैं तो वो प्लीज़ इसको टाइप कर दें, क्योंकि यहाँ जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं वो कमेंट्स
कुछ फेसबुक रखता है, कुछ फेसबुक उन्हें उड़ा देता है, ठीक है। तो आप क्या करें, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आई ट्राई टू एड्रेस देम कि वालिदैन को कैसे कन्विंस करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जाहिर बात है, वो मैंने अल्लाह के फजल से 3 शादियां की हैं, आपको पता है। तो एक तो उन्होंने करवाई थी और बाकी 2 मैंने खुद की थी। तो जाहिर बात है वालिदैन को कन्विंस करना पड़ा, अपने भी वालिदैन को कन्विंस करना पड़ा और सामने वालों के भी वालिदैन को कन्विंस करना पड़ा। तो जाहिर बात है मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि पहले पर्सनल प्रेफरेंसेस लिख लें। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें स्लिम लड़की नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, स्लिम का ऑपोजिट क्या होगा, फैट तो नहीं कहना चाहिए, तो नेगेटिव लगता है, लेकिन यू नो लिटिल हैवी लेडी से शादी करना है। और हम स्लिम लड़की को मैनेज नहीं कर सकते, हम नहीं मैनेज कर सकते। अच्छा, अब एक आदमी नहीं कर सकता तो ठीक है, अल्लाह ने भी तो हक दिया ना, तो मत करो शादी मुस्लिम लड़की से यार। पाकिस्तान की तो सबसे इतनी ब्यूटीफुल जगह है पाकिस्तान, और एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर ब्यूटी ये है कि 210 मिलियन पीपल, इमेजिन करें, विदाउट अ पासपोर्ट, विदाउट वीज़ा आपके पास एक्सेस है 210 मिलियन लोगों का। तो भाई हर तरह के लोग हैं ना पाकिस्तान के अंदर, आपको टेंशन क्या है, हर तरह के लोग मिल जाएंगे। तो अगर नहीं कर सकते तो मत करें, छोड़ें, आपको अल्लाह ने हक दिया है, आप लिख लें। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें स्लिम ख़वातीन चाहिए, हम जो है ना ओवरवेट ख़वातीन के साथ शादी नहीं कर सकते, हम मैनेज नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग कहते हैं, अच्छा हर तरह के लोग हैं दुनिया के अंदर। कुछ लोग कहते हैं जी ब्लू आइज़ नहीं होनी चाहिए। भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें ना डर लगता है नीली आंखों से। अब हो सकता है कोई मूवीज़ देखी होंगी बचपन में, होता है मूवीज़ में वो आंखें चमकती हैं या आंखें कुछ होती हैं, और वो डर बैठ गया होगा। अब वो ब्लू आइज जो होती हैं, जब अंधेरा होता है ना, तो ऐसा फील होता है कि कलर बदल रहा है। तो उससे डर लगे किसी को, ठीक है, मत करें ब्लू आइड खातून से शादी, और कलर वाली आंखों के वाले से कर लें। हमारे दोस्त थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे पता पहुंच जाएंगे लोग। उसने मुझसे कहा कि हाँ, उस वक्त ये हम शिकागो में थे, तो मेरी शादी हो गई अल्लाह के फजल से। उसने मुझसे कहा कि सलमान भाई, हाँ जी यार, वो देखो ना, आपके तो रिश्तेदार बहुत हैं यूएस में, मेरे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, मुझे शादी भी करनी है यार, आप किसी अपने रिश्तेदारों में देखो यार, कोई शादी करा दो मेरी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, वो लड़का बहुत शरीफ भी था और वेल एजुकेटेड था। तो मैंने कहा हाँ, अच्छा लड़का है यार। तो मैं कहा तो तुम बताओ तुम्हारे क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो शर्माते हुए उसने मुझे बताया, उसने कहा कि कोई प्रेफरेंसेस नहीं है, कोई भी अच्छी नेक खातून हो, कोई मसला नहीं, बस 2 चीज़ों का ख्याल रखिएगा आप सलमान भाई। हाँ, क्या कहने लगा कि एक तो उसकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा उसके बाल लंबे होने चाहिए। मैं तो चकरा गया, मैंने कहा आवाज़ अच्छी होनी चाहिए? मैंने कहा इसका क्या ताल्लुक़ है यार? क्या नहीं सलमान भाई, अगर आवाज़ अच्छी नहीं है ना तो मैं शादी नहीं कर सकता, बस मेरा मसला है, मैं आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। अब मैं इतना मुझे शर्मिंदगी हो रही थी ज़फ़र आसिम साहब कि यार ये मैं कैसे जाके अपने रिलेटिव्स को कहूँगा ऐसी बात कि यार वो आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। चलो ये तो फिर भी मैं बात कर लूँ, ये बाल लंबे होने चाहिए। तो मैंने उसका यार बाल लंबे से क्या होता है, छोटे और बड़े बालों से क्या होता है यार, शॉर्ट हेयर भी तो बाल ही होते हैं ना। क्या नहीं 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 सुना भाई, मैं नहीं, बाल लंबे नहीं होंगे तो मैं नहीं कर सकता। तो खैर मैंने बात की अपने रिलेटिव्स में, तो एक फैमिली में ऐसी लड़की निकल आई। तो मुझे ज़हन में ख्याल आया कि वाकई लोगों के अपने अपने प्रेफरेंस होते हैं भाई, तो ठीक है, उनका हक है।
तो एक ऐसी खातून मिल गई थी, बाल लंबे थे, आवाज़ अच्छी थी। खैर वहाँ तो बात नहीं हुई, लेकिन एक और हमारे दोस्त थे, उनकी बहन थी, उनके बाल लंबे थे, आवाज़ अच्छी थी, तो वो शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दोस्त खुश हैं अभी। तो अगर आपके कोई प्रेफरेंसेस हैं तो प्लीज़ शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख दें। करते क्या गलती, बताते नहीं शर्मा कर, फिर शादी गलत जगह हो जाती है और फिर बाद में रोते फिरते हैं, फिर ग्रज होता है और एक डैमेज होता है। सुभान अल्लाह। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ बताने की कि यार कितनी गलती हो जाती है। मुझे एक दफ़ा एक बहुत सीनियर, एक मल्टीनेशनल में एक बहुत सीनियर पोजीशन में एक साहब थे, उनका मुझे मैसेज आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जो इस्लामाबाद आए। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा चलो यार, लगता है कोई बिज़नेस आ रहा है इतने बड़े मल्टीनेशनल से। हम बड़े जो है खुश जो है मिलने चले गए। उन्होंने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बुलाया रात को। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखें सुलेमान साहब, ये एक ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, ये एक अनऑफिशियल मीटिंग है, पर्सनल मीटिंग है। तो मेरा एक मसला है, मैंने किसी को बताया था, वो हल नहीं हो रहा। तो किसी ने कहा कि जी आप सुलेमान साहब से बात करें तो शायद मसला हल हो जाए। मैंने कहा अच्छा भाई चलो, क्या मसला आपका, हम हल करें। तो उन्होंने कहा कि मसला ये है कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। ठीक है। और मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला है रिसर्च से कि अक्सर लोग जो सुसाइड कमिट करते हैं वो फेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन जो सुसाइड मेथड वो यूज़ करते हैं वो उनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। तो मैंने अपनी पर्सनालिटी के हवाले से सुसाइड मेथड सेलेक्ट कर लिया है, उसको पूरा लिख लिया है और चंद दिन के बाद मैं करूँगा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल बड़ा ज़बरदस्त था, लम्स के ग्रेजुएट थे और वेरी गुड लुकिंग, हैंडसम, टॉल, वेरी सक्सेसफुल, very senior position. He had everything that an average person usually dreams of. यानी कि और बहुत ही हैंडसम लड़का था वो, साहब थे माशाल्लाह। 6 फुट 1 इंच हाइट थी और क्या प्रोफाइल था, वाह माशाल्लाह। वेल्दी भी हो गए थे, जाहिर बात है। अब मैं सोचने लगा कि यार इतना सक्सेसफुल आदमी है, इसको क्या गम लग गया। तो मैं कहा आपको प्रॉब्लम क्या है। तो उसने कहा कि सुलेमान साहब, माय वाइफ इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल, ये मेरा प्रॉब्लम है। और जनाब इसलिए जो है ना, आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बेगम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जो है मेरे लाउंज में लड़कियां थी दोस्त, उनमें खूबसूरत लड़कियां भी थीं, सब मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं कहता नहीं, इससे खूबसूरत चाहिए, इससे खूबसूरत चाहिए, इससे खूबसूरत चाहिए है। जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, उस चक्कर में जो है वो मैं करता रहा। वालदा ने कहा तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी इस डेडलाइन तक जो साल दिया है, जो अगर मेरी शादी में नहीं, मेरी लड़की नहीं मिली ना तो आप शादी कर दीजिएगा। व्हाट अ डिज़ास्टर, मतलब क्या गलती होगी। अच्छा हुआ ये कि इनके जहन में था कि मैं ढूंढ लूँगा लड़की, लेकिन अल्लाह की भी एक निज़ाम होता है भाई, ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई फ़ौरन मिल जाए। शायद लड़की नहीं मिली, डेडलाइन पास हो गई, तो उसने कहा ठीक है अम्मी, मैंने कहा था। अम्मी ने जाके बहुत ही कोई अच्छी लड़की से, बहुत ही नेक शरीफ और प्रिटी लड़की से शादी कर दी। लेकिन वो जो इनका स्टैंडर्ड था उस पर वो लड़की नहीं आई पूरी। अब वो मुझे कह रहे थे कि कहने लगे कि मेरी बेगम बहुत अच्छी हैं, शी इज़ अ फैंटास्टिक मदर, शी इज़ दिस, लेकिन शी इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल। तो आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। और कहने लगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चेस्ट पेन हो रहे हैं बिकॉज आई एम सो अंडर स्ट्रेस। उफ। तो खैर उसके बाद जो हुआ वो लंबी कहानी है, क्या हुआ, लेकिन वो मसला उनका हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो अभी ज़िंदा सलामत है, कोई मसला नहीं है, अब मसला हल हो गया अल्लाह की वजह से। लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी एक प्रेफरेंस थी ना,
तो उन्हें चाहिए था कि वो अपनी अम्मी से कहते ही नहीं, वो कहते नहीं नहीं खुद ही ढूंढूंगा, या तो ढूंढते ढूंढते मेरी मौत आ जाएगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा जब तक कि मेरी प्रेफरेंस वाली लड़की ना हो। अब हुआ क्या कि एक अच्छी लड़की को लेके आकर उस लड़की को ख़राब कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं उसको, उस बेचारी का क्या कसूर है। तो ये हो गया पर्सनल प्रेफरेंसेस। अब आया नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 3 कैरेक्टर ट्रेट्स आप प्लीज़, मेरी राय है कि अपने नॉन निगोशिएबल्स में डाल दें। टेंशन ना लें, डाल दें, ट्रस्ट मी, डाल दें। पहला, इताअत, कि वो लड़की आपकी इताअत करे, आपकी ओबीडियंट हो, पहली डाल दें। यानी अगर वो ओबीडियंट इताअत गुजार नहीं है, डोंट मैरी हर, फॉरगेट अबाउट दिस वुमन। अब आप मुझसे कहेंगे भाई क्यों, तो मैं आपको थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, लेकिन आप जस्ट ट्रस्ट करें मुझे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत से लोगों से थोड़ा ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे क्या डालें, अच्छा अखलाक। अच्छा अखलाक ये दूसरे नंबर पे डाल दें। अगर वो लड़की बदतमीज़ है तो शादी ना करें, और ये मत सोचें कि मैं शादी कर कर उसके अंदर अखलाक पैदा करूँगा। डोंट मेक दैट मिस्टेक एवर। शादी जो है ना, उसको इन चीज़ों से मत लिंक करें। डोंट मेक दैट मिस्टेक। अगर वो बदतमीज़ है तो बेहतर है कि कोई ऐसा प्रोसेस करें, उसकी कोचिंग करते हैं, कुछ करते हैं, उसके अंदर अच्छा अखलाक पैदा करके उसकी शादी कर देते हैं, लेकिन आप उससे शादी ना करें। और थर्ड चीज़ डाल दें, तकवा, फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये 3 चीज़ें डाल दें। देखें, हमारी तो एक वर्कशॉप आने वाली है, इन्फ्लुएंस, उसमें हम बता रहे हैं कि किस तरह से कैरेक्टर ट्रेस डेवलप होते हैं, किस तरह से सिफ़ात डेवलप होती हैं। भाई सिफ़ात तो फ्यू 100 सिफ़ात हैं जो इंसान में हो सकती हैं। जेनरोसिटी हो सकती है, करेज हो सकती है, आला ज़र्फ़ी हो सकती है, क्या कहते हैं, वुसअत नज़र एक कैरेक्टर ट्रेट है, वो हो सकती है। विजन होना, समझे ना। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो दीदावर जो होते हैं लोग, जो बहुत दूर की निगाह रखते हैं, वो भी कम होते हैं ना, तो वो भी एक कैरेक्टर ट्रेट है। तो जो चोट खा चुके हैं वो क्या करें। अब देखें दिल पे ना लें, जफ़र आसिम साहब, दिल पे ना लें। ये सवाल ज़रा मुझे भेज दें व्हाट्सएप के ऊपर, समझे ना, तो मैं आई विल स्पीक अबाउट इट, डोंट वरी। हाय दिल से निकली है। एनीवे, तो कैरेक्टर ट्रेस तो 100 हैं सर। मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा ना कि आप कोई 50 कैरेक्टर ट्रेस उसमें डालें, कोई 25 डाल दें, 10 डाल दें। मैं तो सिर्फ 3 चुन के कह रहा हूँ। नंबर 1 इताअत, नंबर 2 अच्छा अखलाक, नंबर 3 तकवा। ये नॉन निगोशिएबल में डाल दीजिएगा। निगोशिएबल में और चीज़ें डाल दें, करेज डाल दें, आला ज़र्फ़ी डाल दें, ओए अगर आपको कोई आला ज़र्फ़ बीवी मिल गई ना, तो आपकी दुनिया तो जन्नत बन जाएगी भाई। अब ऐसे मर्द, औरतें भी कम मिलती हैं, मर्द भी कम मिलते हैं। आप कोई किस्मत वाले होंगे कि आला ज़र्फ़ शख्स मिले, लेकिन अल्लाह के लिए क्या मुश्किल, मिल जाएगी कोई लड़की ऐसी, लेकिन उसको निगोशिएबल में डालेगा, नॉन निगोशिएबल नहीं डालेगा। नॉन निगोशिएबल में 3 चीज़ें डालेगा, इताअत नंबर 1, नंबर 2 अखलाक, नंबर 3 तकवा। फिर नॉन निगोशिएबल में अगली चीज़ क्या डालेंगे कि आपका जो विज़न है उसके हिसाब से
कोई क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स हैं उस लड़की के अंदर? फॉर एग्जांपल जैसा मैंने मिसाल दी थी, वो जो साहब जो पीर हैं माशाल्लाह, पीर और मुर्शिद साहब जो हैं, तो वो तो ऐसी जगह पे इंटीरियर सिंध में बैठे हुए हैं यार कि वहाँ तो मैनेज करना आसान नहीं है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव डेंजरस एरिया। तो वहाँ तो क्रिटिकल एट्रीब्यूट ये है कि द गर्ल शुड बी फ्रॉम दैट प्लेस, शुड बी सिंधी स्पीकिंग, शुड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट सिचुएशन। ये क्रिटिकल एट्रीब्यूट है, डोंट मेक अ मिस्टेक। और भी क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, सही है ना? नेक्स्ट क्या है डालेंगे आप नॉन नेगोशिएबल्स में? नेक्स्ट ये डालेंगे कि वो जो लड़की है वो आपके विजन को अग्री करे। आप बताएंगे कि देखो बहन, शादी से पहले बहन ही होगी ना, ये मेरा विजन है, डू यू एग्री विद इट? अगर वो कहे कि हाँ आई एग्री विद दिस विजन, तो ठीक है। वो कहे नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ऐसा करें कि मुझसे शादी कर लें तो इंशाल्लाह मैं समझ लूँगी, अभी मुझे क्लियर नहीं है। तो आप कहें देखो भाई बात सुनो, तुम पहले क्लियर कर लो, समझ लो, फिर होगी शादी यार। आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क। क्योंकि शादी के बाद तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये गलती ना कीजिएगा प्लीज़। ये सैयद उस्मान अली शाह साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये गलती ना कीजिएगा। हमने और हमारे साथियों ने बहुत चोटें खाई हैं कम्युलेटिवली, तो हमारे साथियों की चोटों से सीखें, आप ये गलती ना करें प्लीज़। और लास्ट आप क्या देखेंगे कि हाउ विल दिस गर्ल कम आउट एज ए मदर। ये माँ कैसे साबित होगी? ये भी तो बहुत बड़ा फंक्शन है ना शादी का, बच्चे होंगे, तो ये कैसी होगी माँ? तो अब मैं कल क्या करूँगा कि ये जो मैं बताऊँगा कि मैंने इताअत नंबर 1 क्यों रखा, मैंने तकवा नंबर 1 क्यों नहीं रखा, मैंने अखलाक नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा, अखलाक को नंबर 2 पे क्यों रखा, ये कल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है? और रोल ऑफ मदर पे भी हम बात करेंगे। फिर हम बताएंगे कि निगोशिएबल में क्या क्या रख सकते हैं आप। ये बड़ी लंबी लिस्ट हो सकती है, छोटी लिस्ट हो सकती है, दैट्स नॉट एन इशू। फिर कल हम इस पर डिस्कस करेंगे कि चलें अगर ये होना चाहिए तो ये चेक कैसे करेंगे कि उसमें इताअत है या नहीं। कोई बैरोमीटर है कि आप लगाएं, चेक करें, ओके इताअत इस लड़की में है। कैसे चेक करेंगे खुश अखलाक है, कैसे चेक करेंगे तकवा है, उसके हम आपको कल पॉइंटर्स देंगे। अच्छा, अब टाइम पूरा हुआ चाहता है, मुझे अब एक बात बताइए कि ये जो टाइम हमने रखा है 11 से 12, क्या ये टाइम सूटेबल है या 3 से 4 का टाइम सूटेबल है? व्हाट्स अ बेटर टाइम? तो ये जल्दी से बता दीजिए, इसलिए कि मुझे सेंस आ रहा है कि कुछ लोग अभी तक आराम करते हैं शायद, तो वो आई वुड लाइक टू मेक टाइम विच इज़ मोर सूटेबल। 3 से 4 या 4 से 5, कौन सा टाइम सूटेबल है मुझे बताइएगा। तो हम उस टाइम को उस हिसाब से कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 सेशन और होंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से मुझे बता दें।
तारिक मिर्ज़ा साहब, माशाल्लाह। तारिक साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? 11 to 12 इज़ फाइन, ओके। 3 to 4 इज़ फाइन, बताइए। खैर अगर थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएगा तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। 11 से 12 इज़ फाइन, 11 12, ओके ओके फाइन, गुड, सही है, फैंटास्टिक। तो वी विल कीप इट टुमारो ऑल्सो फ्रॉम 11 to 12, ओके। तो बहुत शुक्रिया। एंडिंग इस बात पे कि अगर आप कोई क्वेश्चंस हों तो आप हमें नाउ अटेंडेंस इज टू लो, 3 to 4 विल बी गुड। अच्छा, ठीक है, चलें ऐसा करते हैं कि हम 3 to 4 करते हैं कल। लेट्स डू इट फ्रॉम 3 to 4 PM एंड सी इफ इट वर्क्स, ठीक है। So thank you so very much. Jazakallah khair. It was a pleasure talking to all of you. I hope this information was valuable. अगर आप मुझे क्वेश्चन भेजेंगे तो आई विल इंकॉर्पोरेट दैट इनटू द टॉक, लेकिन प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 0333 229 3100। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।